ऑसम ऑसम ऑसम। वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन ऑफ कारो 2020। सर सबसे पहले एक बात बताओ, ये जो कारो 2020 की रिपोर्टिंग है ये कौन सी कंपनीज के केस में करनी है? तो मैंने कहा सब कंपनीज के केस में। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट बस्सी प्राइवेट लिमिटेड। सर ये बस्सी प्राइवेट लिमिटेड का क्या मतलब है? बीए से आता है बैंकिंग कंपनी, एस फॉर स्मॉल कंपनी, एस फॉर सेक्शन 8 कंपनी, आई फॉर इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा बस्सी 10 लोग हैं या एक बंदा? 1%। दैट मीन्स अ 1% कंपनी प्लस अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो 3 कंडीशन फुलफिल करे। सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की 3 कंडीशन क्या थी? तो सबसे पहले तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर और नीचे कोई पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। उसके साथ साथ इसको 3 कंडीशन फुलफिल करनी है। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस देन इक्वल टू 1 करोड़। जो इसकी बोरोइंग्स हैं सारी नहीं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इट शुड बी ऑल्सो विद इन 1 करोड़ लेस देन इक्वल टू 1 करोड़। अब सर एक बात बताओ, पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस तो हम बैलेंस शीट डेट पे देखते हैं, बोरोइंग्स की भी बैलेंस शीट पे देखेंगे? नहीं। बोरोइंग्स थ्रू आउट द ईयर आपको ध्यान रखना है कि 1 करोड़ के दायरे के अंदर अंदर होनी चाहिए। अगर साल में किसी भी मूवमेंट 1 करोड़ से ज्यादा हो गई तो कारो 2020 एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है सर। एंड लास्ट पॉइंट इज जो इनका टर्नओवर है, जो इनका रेवेन्यू है एज पर द पीएनएल अकाउंट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर दैट शुड ऑल्सो बी विद इन 10 करोड़। वो 10 टाइम्स चलेगा, यानी 10 करोड़ के अंदर अंदर होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10 करोड़। सो 1 1 10 1 1 10 1 1 10 करके आपने तीनों लिमिट ध्यान रख के चलनी है। अब सर एक बात बताओ, ये तो पैरा 1 हो गया कि एप्लीकेबिलिटी। पैरा 2 क्या कहता है? पैरा 2 कहता है कारो 2020 की रिपोर्टिंग जो है ना वो सीएफएस पे एप्लीकेबल नहीं है, वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एप्लीकेबल नहीं है एक्सेप्ट क्लॉज नंबर 21। सिर्फ क्लॉज 21 की रिपोर्टिंग होगी, बाकी कोई रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर। अब एक बात बताओ, क्लॉज 1 से लेके 21 तक अपन एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। पैरा 3 कहता है रिपोर्टिंग की बात। क्लॉज 1 में क्या आता है? पीपीई की पीपीटी। बोलो मेरे साथ, पीपीई की पीपीटी। सर पीपीई की पीपीटी मतलब पी फॉर प्रॉपर रिकॉर्ड्स। प्रॉपर रिकॉर्ड्स किसके मेंटेन करने हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स के। जो रिकॉर्ड्स में है उसका कंपनी को क्या करना है? फिजिकल वेरिफिकेशन। जो रिकॉर्ड्स में उसका कंपनी को फिजिकल वेरिफिकेशन करना है रीजनेबल इंटरवल पे। और फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिली, सर डिस्क्रिपेंसी नहीं मटीरियल डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी नहीं मटीरियल डिस्क्रिपेंसी, तो देखना है कि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर्ली डील किया या नहीं। एंड थर्ड पॉइंट था टी फॉर टाइटल डीड्स। जो भी कंपनी की टाइटल डीड्स है, टाइटल डीड्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड और बिल्डिंग, ये सब कंपनी के नाम में होनी चाहिए। बट सर जो आपने जगह लीज पे ले रखी है, यानी यू आर द लेसी, सामने वाला इज द लेसर, यू आर द लेसी, सामने वाला इज द लेसर, तो सर उस केस में आपको एक्सेप्शन दे दी। बट खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके नाम में नहीं है, उसकी डिटेल्स फिर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। सर क्या? डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू बता दो। आपके नाम में नहीं है तो किसके नाम में है? क्या वो कंपनी का प्रमोटर है? क्या वो कंपनी का डायरेक्टर है? क्या वो कंपनी का एम्प्लॉय है? ये सब बातें बतानी पड़ेंगी। एंड ये कब से चल रहा है और इसका रीजन क्या है, ये सब बातें आपने बतानी पड़ेगी। हो सकता है कोई डिस्प्यूट हो सकता है कोई डिस्प्यूट हो, तो ये सब बातें आपको बता के चलनी पड़ेंगी। एंड लास्ट के 2 पॉइंट बड़े सिंपल थे, रिवैल्यूएशन और बेनामी। कम ऑन, रिवैल्यूएशन और बेनामी। सर रिवैल्यूएशन में हम 2 बातें क्या देखते थे? जो रिवैल्यूएशन है वो किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने करी हो, प्लस रिवैल्यूएशन के बाद जो इंक्रीज और डिक्रीज है इफ इट इज 10%। सर 10% इंडिविजुअली और एग्रीगेट, इन एग्रीगेट 10% in aggregate of the net carrying value of each class of PP. Net carrying value of the each class of PP, तो अगेन आपको रिपोर्ट करना है। एंड लास्ट पॉइंट वाज बेनामी। क्या एज अ ऑडिटर मुझे बेनामियां चेक करनी है? नहीं, आपने बस ये देखना है कि बेनामी एक्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग तो नहीं चल रही, कोई केस तो नहीं चल रहा। इफ देयर इज अ प्रोसीडिंग अंडर बेनामी एक्ट 1988 देन अगेन यू नीड टू सी वेदर इट इज डिस्क्लोज्ड। क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड है एज पर शेड्यूल 3? इफ यस ओके, इफ नॉट देन यू नीड टू रिपोर्ट इट। क्लियर है? क्लियर है सर। क्लॉज नंबर 1 डन 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 डन। अब आता है सर क्लॉज नंबर 2। हमने क्या सीखा था? चाहे AS2 हो या इंडेस 2 हो या आपका क्लॉज 2 हो, ये बात करेगा इन्वेंट्री की। 2 छोटी छोटी बातें सर। क्या क्या? एक तो इन्वेंट्री का चेक करो, फिजिकल वेरिफिकेशन वही रीजनेबल इंटरवल पे हुआ, आपने प्रॉपर कवरेज करी, प्रॉपर प्रोसीजर करी, ये सब बेसिक बातें देखेंगे। अब सर एक बात बताओ,
क्या यहां पे भी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी था? नहीं, यहां डिस्क्रिपेंसी के लिए 10% और मोर देखते थे. तो इफ द डिस्क्रिपेंसी इज 10% और मोर ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, सबका मिला के, देन अगेन यू नीड टू सी इट इज प्रॉपर्ली डेल्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट. एंड सेकेंड पॉइंट क्या था? धमाल वाला 10 करोड़. नहीं सर, इस बार वो 5 करोड़ है. 5 करोड़ वाला पॉइंट क्या था? कि अगर आपको वर्किंग कैपिटल की सैंक्शन हुई है लिमिट, आपने लोन नहीं लिया, वर्किंग कैपिटल की लिमिट सैंक्शन हुई है, अगर आपको कोई ऐसी कैश क्रेडिट फैसिलिटी मिली है विच इज मोर देन 5 करोड़, तो आपको क्या करना पड़ता है? अपनी क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती है विद द बैंक. तो एज अ ऑडिटर आपने चेक करना है कि जो क्वार्टरली रिटर्न्स में लिखा है और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा है, ये दोनों चीजें मैच कर रही है या नहीं. 5 करोड़, यस. अब आता है सर हमारा फेवरेट क्लॉज, दैट इज क्लॉज नंबर 3. थर्ड डे इज द लेग डे. थर्ड डे इज द लेग डे, यानी हम इसमें बात करेंगे किसकी? लिग्स की. लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज, सिक्योरिटी. कम ऑन, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज एंड सिक्योरिटी. सर लिग्स में हमने क्या सीखा था? अरे बोलो ना, लिग्स में हमने क्या सीखा था? सर लिग्स में हमने सीखा था जो भी आपके पास लेग्स है, लेग्स का मतलब है लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटीज और सिक्योरिटीज, आपने किसी और अदर एंटिटी को दी है, उसको बांट दो. यानी उसका अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसको बांट दो बिटवीन द एसएजेवी एंड अदर्स. एसएजेवी और अदर्स में बांट देंगे, यानी सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, और बाकियों में बांटा. मैंने कहा ठीक है. फिर सर लिग्स की बात करेंगे. जो भी लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटीज और सिक्योरिटीज है, क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस अगेंस्ट द कंपनी तो नहीं? दे आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. ठीक है सर. फिर देखो, जो आपने लोन दिया क्या वो वापस आएगा? यानी द स्केड्यूल ऑफ रीपेमेंट हैज बीन स्टिपुलेटेड, प्लस द रीपेमेंट्स और द रिसीट्स आर रेगुलर. अगर रेगुलर नहीं है तो बताओ कितना अमाउंट ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज. कितना अमाउंट ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज, प्लस कंपनी हाथ पे हाथ रख के बैठी है या फिर उसने स्टेप्स लिए हैं टू रिकवर द अमाउंट. सो स्टेप्स बाय द मैनेजमेंट टू रिकवर द अमाउंट. और सर एक बात बताओ, ये जो आपका लोन है ये खराब लोन बना क्यों? तो मैंने कहा ये आपका लोन खराब इसलिए बना क्योंकि 2 रीजन थे. पैसा इस साल आने वाला था बट आया नहीं, मतलब द अमाउंट वॉज ड्यू टू बी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, बट आपने उसको रिफ्रेश कर दिया. सर रिफ्रेश का क्या मतलब है? रिन्यू कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, फ्रेश लोन दे दिया. तो अगर ऐसा कुछ किया तो अमाउंट और उसका परसेंटेज टू द टोटल लोन आपको बताना पड़ेगा. ठीक है सर. इसी तरह आने का पता ही नहीं है, आने का पता ही नहीं है, कोई ड्यू डेट ही नहीं है. ड्यू डेट नहीं है मतलब इट इज रीपेबल ऑन डिमांड, या फिर इसका जो रीपेमेंट टर्म्स है उसकी कोई बातें आपने कर नहीं रखी. अगेन इसका अमाउंट, इसका परसेंटेज टू द टोटल, और इसमें से कितना पैसा आपने प्रमोटर्स और रिलेटेड पार्टीज को दे रखा है. क्या क्लॉज नंबर 3 क्लियर है? हाँ सर. अब जो लेग डे होता है, क्या इसका जो दर्द है, ओहो हो, क्या ये चौथे दिन भी जाता है? हाँ सर. तो चौथे दिन दर्द थोड़ा कम हो जाता है, मतलब वन लाइनर आपका क्लॉज है, दैट इज जो भी आपके लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज और सिक्योरिटीज हैं, क्या वो सेक्शन 185 और 186 से कंप्लाई करते हैं या नहीं. ठीक है, ठीक है सर. अब कंपनीज एक्ट का चैप्टर 5 किसकी बात करता है? सर डिपॉजिट्स की. यहां क्लॉज 5 भी डिपॉजिट्स की बात करता है, एंड दिस इज द लकी क्लॉज. जो डिपॉजिट्स हैं उनको 2 चीजों से कंप्लाई करना था. सर 2 चीजें क्या थी? जल्दी से बताओ. 2 चीजें क्या थी? आरबीआई और सेक्शन 73 टू 76. आरबीआई और सेक्शन 73 टू 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. अगर नहीं किया तो बताओ नॉन कंप्लायंस, और फिर ऑर्डर आएगा किसका? आरबीआई का. एंड कंपनीज एक्ट का महाराजा कौन है? सीएलबी और एनसीएलटी. सीएलबी और एनसीएलटी, कंपनी लॉ बोर्ड एंड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. गॉट इट? गॉट इट सर. तो अगर इनका ऑर्डर है तो चेक करो कंप्लाई किया या नहीं. फिर सर छठी का दूध किससे याद आता है? सर छठी का दूध याद आता है कॉस्टिंग के सवाल करके. तो छठी मतलब क्लॉज नंबर 6 में आपने बस ये देखना है कि जितने भी क्या बोल रहे हो सर, अगर आपकी जो कंपनी है उसको सेक्शन नंबर 148 में कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं. सर कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको मेंटेन करने होते हैं? जिसका टर्नओवर फ्रॉम द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज मोर देन 35 करोड़. ओ माय गॉड, जिसका प्रोडक्ट्स का टर्नओवर इज मोर देन 35 करोड़ उसको करने पड़ते हैं. हाँ सर. तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, इफ इट इज स्पेसिफाइड, आपने चेक करना है वो मेड एंड मेंटेन है कि नहीं. क्या मुझे चेक करना है? मैंने कहा नहीं, चेक करने का काम कॉस्ट अकाउंटेंट का है. तुमको बस ये चेक करना है कि मेड है एंड मेंटेन है या नहीं. ठीक है, ठीक है सर. फिर आता है सर 7, दैट इज स्टैट्यूटरी ड्यूज.
जो हमारा टीडीएस है, ये आप टीडीएस जमा क्यों कराते हो? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट ने कहा है, किसी स्टैच्यू ने कहा है, कब तक? 7 तारीख तक। तो स से 7, स से स्टैच्यूटरी ड्यूज, स से 7, स से स्टैच्यूटरी ड्यूज। स्टैच्यूटरी ड्यूज होते 2 प्रकार के सर, क्या? अनडिस्प्यूटेड और डिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड और डिस्प्यूटेड सर, अनडिस्प्यूटेड में बस चेक करना है कंपनी क्या रेगुलर है, क्या कंपनी रेगुलर है अनडिस्प्यूटेड स्टैच्यूटरी ड्यूज में। इफ नॉट, अरियर्स विच आर आउटस्टैंडिंग for more than 6 months as on the balance sheet date. Arrears which are outstanding as on the last day of the financial year for more than 6 months from the date they became payable, वो भी आपको रिपोर्ट करके चलने पड़ेंगे। एंड सर जो डिस्प्यूटेड है उसमें बस 2 चीजें, अमाउंट एंड फॉरम वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग, ये आपने बस बताना है। अच्छा, अगर मैंने सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन दी है, अपील नहीं करी, बस रिप्रेजेंटेशन करिए कि ऐसा कर दो, तो क्या वो डिस्प्यूट है? नहीं सर, अपील को डिस्प्यूट माना जाता है, रिप्रेजेंटेशन को डिस्प्यूट नहीं माना जाता। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आता है सर क्लॉज नंबर 8, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने लगा दी वाट। मतलब क्लॉज 8 में सर क्या हुआ था, आपने कोई इनकम सरेंडर की थी या आपने कोई इनकम डिस्क्लोज की थी टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, तो एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर आप क्या चेक करोगे सर? स्टैट्यूटरी ऑडिटर के नाम से हम चेक करेंगे क्या कंपनी ने वो इनकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई है या नहीं, क्या वो जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई है या नहीं। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आता है आज वाला क्लॉज, क्लॉज नंबर 9, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। 3 में क्या होता था, हम लोन देते थे। 9 में क्या है, तुमने लोन ले रखा है, तो अब रीपे करने की बारी है। और क्या हमने रीपे किया? नहीं सर, हमने डिफॉल्ट कर दिया। तो अगर आपकी जो कंपनी है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो उसने डिफॉल्ट किया है, तो सर कुछ डिटेल्स बतानी पड़ेगी सर। क्या? नेचर ऑफ द बोरिंग, वेदर इट वाज अ लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, डिबेंचर, फलाना फलाना। उसके बाद जो आपकी कंपनी ने डिफॉल्ट किया उसमें लेंडर कौन था, यू नीड टू प्रोवाइड द लेंडर वाइज डिटेल्स। सर लेंडर वाइज डिटेल्स मतलब कौन कौन लेंडर था, उनका कितना कितना अमाउंट ड्यू था। अगर ये जो लेंडर है ये बैंक है, ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या ये गवर्नमेंट है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट। एंड तीसरी चीज क्या बतानी है, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट। वो जो अमाउंट थी वो प्रिंसिपल की थी या इंटरेस्ट की अमाउंट थी, कितने टाइम का डिफॉल्ट है, प्लस एनी रिमार्क्स इफ एनी। गॉट इट? गॉट इट सर। अब जो डिफॉल्ट करेगा उसको अच्छा आदमी बोलते हैं, विलफुल डिफॉल्टर। सर विलफुल डिफॉल्टर, सो वेदर द कंपनी इज डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर। अब सवाल आता है डिफॉल्ट क्यों हुआ? 2 रीजन, एक तो गलत पर्पस के लिए यूज किया, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया। एंड लास्ट के दोनों पॉइंट्स में हमारे काम कौन आएगी? एसएजेवी। सर एसएजेवी काम कैसे आएगी? पहला पॉइंट कहता है क्या, और पहला पॉइंट कहता है क्या, जो आपने लोन लिया वो अपने लिए नहीं लिया, it was taken to meet the obligations of SAJV. If that's the case, you as an auditor need to disclose. And second केस था सर, मैंने कहा ये तो एकदम धर्म संकट वाला केस था। लोन तो लिया है बट गिरवी क्या रखवाया, प्लेज क्या करी सर? प्लेज करी सिक्योरिटीज ऑफ SAJV, यानी जो आपकी प्यारी सब्सिडरी है, जो आपकी दुलारी एसोसिएट है, जो आपकी प्यारी ज्वाइंट वेंचर है, उन्हीं के शेयर्स गिरवी रख के लोन लिया। यानी अगर आपने डिफॉल्ट किया तो ये उसकी हो जाएंगी। तो अगर ऐसी कोई गंभीर बात है ये भी आपको शेयर होल्डर्स को बतानी है। गॉट इट? गॉट इट सर। तो दिस विल अगेन बी टोल्ड टू द शेयर होल्डर एंड इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट यू नीड टू रिपोर्ट। अब टेन 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 तारा, आईपीओ लग गया हमारा। तो सर इसमें क्या आता है, आईपीओ, एफपीओ। सिंपल सी बात है, क्या आपने उस पर्पस के लिए यूज किया उस पैसे को जो आपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया था? इफ नॉट तो आप बताओ डिले, डिफॉल्ट, करेक्टिव एक्शन। डिले इन द यूटिलाइजेशन, डिफॉल्ट इन द यूटिलाइजेशन एंड एनी करेक्टिव एक्शन। फिर आता है हमारा फेवरेट प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, सेक्शन 42 और 62 बस इसमें ऐड हो जाएंगे। अगेन आप वो पर्पस वाली बात इसमें करोगे। फिर सर 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को पकड़ रही है, बट डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। क्या था सर इसमें? मैंने कहा कुछ नहीं, फ्रॉड कोई भी हो रिपोर्ट करना है। एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी। बोलो मेरे साथ, एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी। अगर कोई भी फ्रॉड बाय द कंपनी, ऑन द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर नोटिस हुआ है या रिपोर्ट हुआ है, आपने उसके बारे में नेचर और अमाउंट रिपोर्ट करनी है। सेकंड फ्रॉड कौन सा था सर? वो 14312 वाला। जो 14312 वाला फ्रॉड होता है
जिस थाली में खाया उसी में छेद, यानी एनी फ्रॉड बाय द एम्प्लॉयर ऑफिसर ऑफ द कंपनी अगेंस्ट द कंपनी 1 करोड़ और अबव, जिसको आप एडीटी 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते हो, वैसा कोई फ्रॉड है तो भी रिपोर्ट करो। एंड थर्ड पॉइंट था सीटी मार कंप्लेंट्स। क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई सीटी मार कंप्लेंट्स आई है, विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स आई है? अगर हाँ तो वो भी रिपोर्ट करके चलना है। अब सर इसके बाद तो वो साइकिल शुरू हो जाती है ना, क्या था सर वो? कारों का चक्रव्यूह। सारे के सारे बच्चे आ जाओ कारों के चक्रव्यूह पे, इसी से अपन सारा का सारा रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले रिलेटेड पार्टी, इसमें तुमने दो चीजों से कंप्लायंस चेक करनी थी सर। क्या? एक तो सेक्शन, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो सेक्शन है 177, 188 रिलेटेड एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 और इंडिया 24। फिर सर इसका फ्रॉड पकड़ा किसने? इंटरनल ऑडिटर ने। इसमें दो बातें, जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है वो कंपनी के साइज के हिसाब से, अंग्रेजी में बोले तो कमेंसरेट विद द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, एंड एज अ ऑडिटर क्या आपने उसकी रिपोर्ट को कंसीडर किया? ठीक है सर। अब सर इसने क्या पकड़ा? कैश नहीं है, यानी नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तो अगर कंपनी ने कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन करी डायरेक्टर या उसके किसी रिलेटिव पर्सन के साथ, तो सेक्शन 192 की कंप्लायंस देखनी, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। अब सर ये कैश आएगी कहां से? आरबीआई से। आरबीआई में कितने क्लॉजेस थे? आरबीआई में कितने क्लॉजेस थे सर? निधि रह गई। अरे निधि की बात अभी करेंगे ना, अभी निधि की बात करेंगे, डोंट वरी। निधि रह गई, इनको निधि की पड़ी है, ठीक है कि सर 12 बजे निधि आने वाली थी, वो निधि वेट कर रही होगी हमारा। अभी जल्दी से आरबीआई के बारे में बताओ, आरबीआई में कितने क्लॉजेस थे सर? आंसर देके कौन पूछता है? जल्दी से बताइए। सबने कहा 4। जल्दी से बताओ पहले 2 किस चीज को लेके थे और अगले 2 किस चीज को लेके थे? सर पहले 2 थे रजिस्ट्रेशन को लेके। अच्छा, पहला पॉइंट कहता था क्या कंपनी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45 आईए, 35 आईए नहीं 45 आईए, 45 आईए रजिस्ट्रेशन करवाइए, सेक्शन 45 आईए रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगर हां तो बताओ रजिस्ट्रेशन ली कि नहीं। सेकंड पॉइंट कहता था क्या ये एनबीएफसी है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, क्या ये नॉन बैंकिंग कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी? अगर हां तो क्या इसने रजिस्ट्रेशन के बिना ऐसा कोई काम तो नहीं किया। एंड अगले 2 पॉइंट थे सीआईसी को लेके। फिर सीआईसी का क्या मतलब था? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्या आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो इज इट अ सीआईसी? इफ यस, चेक करो ये सीआईसी के लिए क्राइटेरिया मीट करती है कि नहीं। ठीक है सर। अगर तो ये एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम बीइंग अ सीआईसी, तो एग्जेम्पशन के लिए देखो क्राइटेरिया मीट करती है कि नहीं। और अगर एक ग्रुप में एक से ज्यादा सीआईसी है तो बताओ कितनी सीआईसी है। अगर एक ग्रुप में एक से ज्यादा सीआईसी है तो बताओ कितनी सीआईसी है। 2 पॉइंट तुमको ध्यान रखने चलने थे। ठीक है सर। अब आता है 17 में खतरा, यानी जो तुम कैश लेके आए आरबीआई से उसका कैश लॉस हो गया। अब मुझे बताओ जो कैश लॉस हुआ वो तुमको करंट फाइनेंशियल ईयर में देखना है या लास्ट फाइनेंशियल ईयर? बोलो दोनों। आपने ये रिपोर्ट करना है कि क्या ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर और इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कंपनी को कैश लॉस हुआ है। अगर हां तो यू नीड टू रिपोर्ट द अमाउंट ऑफ कैश लॉस। किसी भी साल में कैश लॉस हुआ होगा आपको रिपोर्ट करके चलना पड़ेगा। ठीक है सर। अब कैश नहीं है तो ऑडिटर भी क्या करेगा? ऑडिटर रिजाइन करके चला गया। इसमें क्या रिपोर्ट करना है कि आपके आने से पहले अगर कोई ऑडिटर रिजाइन करके गया तो क्या आपने उसके रेजिग्नेशन पे जो उसने एडीटी 3 फाइल की थी, सर एडीटी 3 में क्या बताए होंगे? उसने अपने इश्यूज बताए होंगे, उसने अपने कंसर्न्स बताए होंगे। हाँ सर। तो जो उसने इश्यूज और कंसर्न्स बताए क्या आपने उनको कंसीडर किया या नहीं? एंड लास्ट में जिस कंपनी के ऑडिटर रिजाइन कर रहे हैं मतलब गोइंग कंसर्न को खतरा है। तो सर गोइंग कंसर्न वाला क्लॉज क्या था? 5 बातें कंसीडर करनी थी सर। 5 बातें क्या क्या थी? फाइनेंशियल वाली तो 3 बातें, फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, एनी अदर इंफॉर्मेशन प्लस मैनेजमेंट का प्लान। ये 5 बातें कंसीडर करके क्या आपको लगता है कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज पे कर पाएगी विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट? तो ये बेसिक बात के ऊपर आपको रिपोर्ट करना था। ठीक है, ठीक है सर। फिर आती है हमारी अंबानी जी, नीता आंटी। सर नीता आंटी के केस में क्या था? मैंने कहा कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है, जो कंपनी की अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट है, जो भी कंपनी की अनस्पेंड सीएसआर एक्सपेंस है, कंपनी के पास 2 ऑप्शन रहते हैं सर। क्या? या तो इससे कोई स्कूल खोल ले, हॉस्पिटल खोल ले, यानी देयर इज अ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अगर तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, चेक करो एज ऑडिटर क्या ये स्पेशल अकाउंट में डाला। ठीक है सर पैसा। अगर कंपनी को लगता है मेरे को जिंदगी में झंझट नहीं उठाना, कौन बनाएगा स्कूल, कौन बनाएगा हॉस्पिटल, ऐसा कोई अकाउंट बताओ जिसमें सीधा पैसे डाल दे। तो आपने देखना है इफ देयर इज एनी अमाउंट अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वेदर इट वाज ट्रांसफर्ड टू द शेड्यूल 7 फंड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या बुक में जैसा लिखा है एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर।
क्लियर है सर। 20 के 20 क्लॉजेस डन डनाडन डन। 20 कैसे याद आता था? क्योंकि 2020 में नीता आंटी आती थी रिलायंस फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करते हुए। एंड लास्ट में आता है सर हमारा क्लॉज नंबर 21। क्लॉज नंबर 21 में कुछ नहीं करना, बस आपने इकलौता ये क्लॉज है जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगता है, उसमें आपने क्या बताना है? यू जस्ट नीड टू टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशंस और द एडवर्स रिमार्क। सर कौन सी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क जो इन कंपनीज के रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स ने इनकी कारो रिपोर्ट में डाली है, वो बस आपको एक जगह लाके देनी है। क्लियर है सर। एंड सर सारी की सारी बातें बात ध्यान रखना, क्या यहां आपके 21 के 21 क्लॉजेस कंप्लीट हो जाते हैं? यहां आपके 21 के 21 क्लॉजेस कंप्लीट हो जाते हैं। सर ये 21 कैसे याद रहा था? मैंने कहा किस एज में आप सीए क्वालिफाई कर पाओगे? सर हम सीए क्वालिफाई कर पाएंगे इन 21 ईयर्स। यानी हो सकता है आप कभी 19 साल में सीए फाइनल क्लियर कर लो, बट जो सीए की डिग्री है वो तो 21 ईयर्स में ही मिलेगी। ठीक है सर। 20 मिनट 40 सेकंड, लगभग 21 मिनट्स ही हो गए, यहां हमारी कारो 2020 की रिवीजन कंप्लीट होती है। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। मजा आया नहीं आया? सर बहुत मजा आया। तो बस अब इसके बाद कुछ मत करना। आईसीआई आपके इंटर के जो सिलेबस है उसमें ज्यादा मसालेदार क्वेश्चन डालता नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन है। आप सीधा जाके क्वेश्चन करो, तुमको मजा आ जाएगा। क्लियर है सर। अच्छा निधि रह गई, अरे निधि रह गई इनकी, निधि आओ निधि की बातें करें। अच्छा निधि कितने बजे आने वाली है? सर निधि 12 बजे आने वाली है। तो जब निधि 12 बजे आएगी तो रेशियो कितना होना चाहिए? सर 12 वाला। 12 मतलब बीच में डॉट डॉट डालो और जीरो डालो, यानी नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो 1:20। अब जितने भी इसके पास डिपॉजिट होंगे, कितने डिपॉजिट फ्री रहने चाहिए? 10%, एटलीस्ट 10% अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स, ताकि ये लाइबिलिटी वगैरह मीट कर पाए। और अगर मान लो ये लाइबिलिटी मीट नहीं कर पाती, डिफॉल्ट करती है, तो वो डिफॉल्ट आपको रिपोर्ट करके चलना पड़ेगा। ठीक है सर। तो यही खुशी खुशी मल्ला के पढ़ते रहें, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे।